हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आज हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन को। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, यानी उनके बीच में देखिए एक एक जो पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, हु हैव एग्रीड, यानी कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए? तो प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव होना चाहिए, उनका एक बिजनेस होना चाहिए और उस बिजनेस को चलाएगा कौन? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, ये है पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, सबसे फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप में कम से कम 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, यानी कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। ठीक है, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूं। मिनिमम 2 पार्टनर कम से कम चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बताया गया है, ये कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं तो ऐसे फर्म को कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना हो, ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म को लेकर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 50 से ज्यादा मेंबर होने से उसको कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपका एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए। ठीक, इसके बाद उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है जो भी टर्म कंडीशन है पार्टनर्स के बीच में वो होना चाहिए। एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। तो दोनों तरीके से आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट यानी बातचीत से ही 2 लोग अगर आप आपस में एग्री हैं, ठीक है, बातचीत करके बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के भी वो पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोई भी राइट्स आप अपना ले नहीं पाएंगे अगर ओरल एग्रीमेंट है तो। ठीक है, यानी एक पार्टनर अगर बोलेगा कि मुझे सैलरी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, लेकिन उनके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर बाद में कोर्ट यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको वो इंटरेस्ट या प्रॉफिट का शेयर या और भी चीज उसको दिलवा नहीं पाएगा। अगर आपको अपना इंटरेस्ट सुरक्षित चाहिए तो आपको कैसा डॉक्यूमेंट बना लेना चाहिए? रिटन डॉक्यूमेंट, यानी रिटन एग्रीमेंट कर लेना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। ठीक है, यानी एडवाइजेबल यही है कि आप ओरल एग्रीमेंट नहीं करें, आप कैसा एग्रीमेंट करें? रिटन एग्रीमेंट करें फ्यूचर के लिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल बिजनेस होगा तभी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। यानी 2 लोग अगर मिलकर कोई चोरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो इलीगल वर्क है, इलीगल काम को पार्टनरशिप के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। यानी जब भी आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपका एक बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस लॉफुल और लीगल बिजनेस होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो डेफिनेशन में हम लोग अभी देख रहे थे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये जो है यही म्यूचुअल एजेंसी को बताता है। जैसे कि ए बी सी नाम के 3 लोग पार्टनर हैं, बी किसी काम से कहीं बाहर जा रहा है तो बिजनेस को ए और सी मिलके चलाएंगे, सी कहीं बाहर जा रहा है तो ए और बी मिलके चलाएंगे बिजनेस को। यानी कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। यानी एक पार्टनर डायरेक्शन देता भी है
और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दूसरे पार्टनर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम भी करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। फिफ्थ नंबर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट बिजनेस का होगा उसको हम लोग एक एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। ये एक मोटिव होना चाहिए पार्टनरशिप का। अगर प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव नहीं है, ठीक है, तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 लोग मिलके सोशल सर्विस के लिए कोई काम करते हैं, यानी कि कोई कुछ सामान लाते हैं और नीडी लोगों के बीच में उसको बांट देते हैं, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक तो बिजनेस नहीं है, दूसरी बात कि कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग करने का मोटिव नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग करने का मोटिव होना चाहिए, तभी जाके आप उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी नाम के 3 लोग पार्टनरशिप बिजनेस में है, 5-5 लाख रुपए तीनों का कैपिटल बिजनेस में लग गया, ठीक। अब बिजनेस में लॉस हो रहा है पिछले 3-4-5 साल से। बैंक से भी इन लोगों ने लोन ले रखा है 10 लाख रुपया का, ठीक है, और वो लोन का इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं हो रहा है। तो लोन का इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं हो रहा है, लॉस होने की वजह से लोन बढ़ता जा रहा है, और लॉस होने की वजह से बिजनेस का एसेट घटता जा रहा है, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब बैंक बोलेगा कि अब किसी भी हाल में बैंक का लोन आपको चुकाना पड़ेगा। तब क्या होगा? जितना भी एसेट अवेलेबल है बिजनेस में, उसको अगर हम लोग मार्केट में बेचते भी हैं तो हम लोग उतना पैसा अरेंज नहीं कर पाएंगे जितना हम लोगों को लायबिलिटी का पेमेंट करना है। यानी कि लायबिलिटी का पेमेंट हम लोग बिजनेस के एसेट को बेच कर भी नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या होगा? तब पार्टनर्स को पर्सनल एसेट, यानी अपने अपने घर से पैसा ला ला के देना पड़ेगा, पर्सनल एसेट सेल करके बिजनेस में लगाना पड़ेगा। यानी 5 लाख जो बिजनेस में लगाए वो तो डूब ही गया, उसके अलावा घर से भी पार्टनर को पैसा लाकर बिजनेस में लगाना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कब होता है? जब 5-5 लाख रुपए जो लगाए बस वही डूबता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि आप लायबिलिटी को छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। बैंक का जो लोन लिया आपको चुकाना पड़ेगा। अगर फर्म में यानी बिजनेस में पैसा नहीं है तो पार्टनर को पर्सनल एसेट बेचकर भी उस लोन को चुकाना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर, एवरी पार्टनर में पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यानी एवरी पार्टनर का ये राइट है कि बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट हो रहा है और जो भी कंडक्ट है उसमें वो क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा, मतलब हिस्सा लेगा, ठीक है। एवरी पार्टनर में इंस्पेक्ट करना मतलब जांच पड़ताल करना। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स बना है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उसको जो भी लेजर है, बैंक अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट है, सबको चेक करने का राइट पार्टनर के पास होता है, एवरी पार्टनर के पास। और अगर पार्टनर को लगता है कि उसका एक कॉपी उसको चाहिए तो वो उसकी एक कॉपी भी ले सकता है। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन अग्रीड रेशियो और इक्वली, ठीक है। तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होगा उसको या तो एग्रीड रेशियो में बांटेंगे या फिर इक्वली बांटेंगे। एग्रीड रेशियो में कब बांटेंगे? जब आपके पास एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तब जाके आप एग्रीड रेशियो में बांटेंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट या डीड नहीं बनाते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है आपस में, तब कंपनीज एक्ट 1932 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट कैसे बांटना पड़ेगा? बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। अ पार्टनर में और मे नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी न्यू पार्टनर को हम लोग बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं तो अगर ऑल पार्टनर का कंसेंट है, यानी कि सब सहमत हैं, तो हम लोग न्यू पार्टनर को शामिल कर सकते हैं बिजनेस में। लेकिन अगर सभी पार्टनर अपना कंसेंट नहीं देते हैं, यानी कि एग्री नहीं करते हैं, तो हम लोग किसी न्यू पार्टनर को शामिल नहीं कर सकते हैं। ही सी में रिटायर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है, ठीक है, यानी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे ए बी सी काम कर रहे थे, सी को मन है कि अब 4-5 साल हो गया काम नहीं करने का मन है, तो वो बिजनेस को छोड़कर रिटायर कर सकता है। लेकिन उसके पहले उसको क्या करना होगा? अदर पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अ पार्टनर हु हैज एडवांस्ड लोन टू द फर्म entitled to receive interest thereon at the rate 6% per annum or as agreed upon। ठीक, ऐसा क्यों लिखा हुआ और एज एग्रीड अपॉन? ये आगे भी हम लोग देखेंगे, अभी भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म ने, यानी बिजनेस, देखिए ए बी सी मिलकर 3 लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं,
तो ए बी सी तीन तो पार्टनर हो गए और एक उनका बिजनेस हो गया जिसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। तो अगर ए बी सी में से तीनों में से किसी भी पार्टनर ने अपने ही बिजनेस को कोई लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है मतलब लोन दिया हुआ है, तो उस लोन पर वो इंटरेस्ट लेगा। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक इंटरेस्ट लेता है, तो पार्टनर से लोन लेंगे तो पार्टनर इंटरेस्ट लेगा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट यानी डीड बना हुआ है तो जो भी एग्रीड परसेंटेज है 10% 12% हम लोग उसको देंगे। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट या डीड नहीं बना हुआ है तो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को। और उस प्रोविजन में ये प्रोविजन बना हुआ है कि बिना एग्रीमेंट बनाए भी हम लोगों को पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा 6% पर एनम के रेट से। A partner has right to be indemnified in respect of payment made and liabilities incurred by him। ठीक है, इसका क्या मतलब है देखिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी नाम के तीन पार्टनर थे। ए नाम का जो पार्टनर है वो बिजनेस का जो भी लाइबिलिटी है उसका पेमेंट अपने पर्सनल अमाउंट से कर देता है। जैसे बैंक का ईएमआई भरना है, सभी पार्टनर के रिक्वेस्ट पर ए अपना पॉकेट से वो ईएमआई एक बार भर देता है। तो बाद में हम लोग ए को वो पैसा देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। इसी को बोला जाता है कि अ पार्टनर हैज राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम। किसी भी लायबिलिटी या एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर पार्टनर पर्सनल पैसे से कर देता है तो और सभी पार्टनर्स को यानी कि फर्म को वो पैसा उसको बाद में लौटा देना चाहिए, ये उसका अधिकार है। अब हम लोग आएंगे, ये देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं। A written document containing the terms of agreement बोलता है पार्टनरशिप डीड क्या है, तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है ना, जिसके अंदर क्या होता है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट लिखा हुआ होता है। किन के बीच में? तो पार्टनर्स के बीच में। और उसके अंदर में क्या क्या लिखा रहता है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर लिखा रहता है। इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? यानी पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको पार्टनर्स लोग मिलकर लिखते हैं, जिसमें सभी तरह का राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा रहता है। कौन कौन किस तरह का बिजनेस करेंगे, फर्म का क्या नाम होगा, कौन कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना % चार्ज करना है, सैलरी कमीशन किस पार्टनर को प्रोवाइड करना है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, अगर पार्टनर से लोन लिए या दिए हुए हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, बिजनेस को कब बंद करना है, डिसोल्यूशन का क्या प्रोसेस होगा, किसी पार्टनर का एडमिशन हो सकता है कि नहीं, ये सारे टर्म कंडीशन पार्टनरशिप डीड के अंदर में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद जो भी 2 3 4 चैप्टर है पार्टनरशिप में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक, ये टर्म कंडीशन जो भी आपका लिखा हुआ है ये आपको काम आने वाला है। अब इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, एग्रीमेंट बना हुआ है, तो जो भी उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा है यानी उस पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग सारा चीज पार्टनर को देंगे या फिर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक, पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है यानी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, रिटन एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तब आप क्या करेंगे? कानून का सहारा लेंगे, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहारा लेंगे। यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी नियम कानून है हम लोग उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? रिटन एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। ठीक है, तो जब भी कभी भी किसी के बीच में भी डिस्प्यूट होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में किसको फॉलो किया जाता है? लॉ को फॉलो किया जाता है। तो सब चीज के लिए अलग अलग लॉ बना हुआ है। कंपनीज मैटर के लिए कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप मैटर के लिए पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट किसके बारे में? प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा। यानी कि अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट लॉस का बंटवारा पार्टनर्स के बीच में कैसे किया जाएगा। तो लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे? बराबर बराबर बांट देंगे, कोई झगड़ा झंझट नहीं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते, यानी किसी पार्टनर से नहीं ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अगर हम लोग किसी पार्टनर से लोन लेते हैं फर्म में तो वो लोन बाय पार्टनर कहलाएगा, और अगर किसी पार्टनर को फर्म के द्वारा लोन दिया जाता है तो वो लोन टू पार्टनर कहलाएगा। यानी हम लोग बिजनेस में लोन किसी से लेते भी हैं और किसी को लोन देते भी हैं। तो अगर लोन लिए हुए हैं तो उसको लोन बाय पार्टनर बोलेंगे, लोन दिए हुए हैं तो लोन टू पार्टनर बोलेंगे। दोनों के लिए अलग अलग नियम है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, अगर लोन लिए हुए हैं, लोन बाय पार्टनर है तो हम लोग उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कितना परसेंट, 6% पर एनम के रेट से प्रोवाइड करेंगे। अगर एग्रीमेंट बना होता तो जो एग्रीमेंट में लिखा होता उतना देते, लेकिन एग्रीमेंट अभी एब्सेंट है तो हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं। उसमें ऐसा रूल बना हुआ है कि अगर एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी आपको देना पड़ेगा, कितना परसेंट देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन नॉट टू बी चार्ज्ड, किसी भी पार्टनर से एग्रीमेंट अगर नहीं बना हुआ है तो आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। अगर इंटरेस्ट लेना चाहते थे तो आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए था, एग्रीमेंट नहीं है, लॉ में लिखा हुआ है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो नहीं लेंगे, यानी क्वेश्चन में अगर लोन टू पार्टनर का इंटरेस्ट का रेट नहीं गिवन है तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। अगर लोन बाय पार्टनर है, इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं भी है तो भी हम लोग देंगे, कितना परसेंट देंगे, 6% देंगे। ठीक है, सैलरी कमीशन, सैलरी कमीशन क्या कैसे दिया जाएगा, नो सैलरी कमीशन इज अलाउड, यानी किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस का बंटवारा बराबर बराबर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर ये भी नहीं लेना है, सैलरी कमीशन ये भी नहीं लेना है, यानी बस 2 काम करेंगे, 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे और प्रॉफिट लॉस को बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज के क्लास में ये थ्योरी पोर्शन हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे हम लोग तब हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम लोग करेंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।